हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक एक्सटर्नल सेक्टर से, और जिसमें पहला टॉपिक है ट्रेड। और ट्रेड में पहला टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ओके, तो पॉइंट ये है कि दिया तो बहुत कुछ है, हमें क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए रखना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वही चीज़ें आपके सामने पब्लिश की जाएँ। और अगर आप इसके ऊपर आ गए तो सच्ची बता रहा हूँ हर जगह से पानी निकलेगा। सो फोकस इज़ दैट कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी उस पर फोकस करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन टू द टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट ये है क्या, न्यूज़ में ये इस वजह से था बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। अब काहे किए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। अब इसमें से हम क्या याद रख सकते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा तारापुर कमेटी पूछ सकते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड थी कि इसको फुल्ली हो जाना चाहिए। अब यहीं पे देखिए सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा जो कि हम लोग को इस पॉइंट में समझना है। सबसे पहले देखना है कि तारापुर कमेटी क्या है, दूसरा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम लोग जान चुके हैं, कैपिटल अकाउंट भी बहुत पहले देख चुके हैं। उसके बाद और भी कुछ फैक्ट फिगर है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का एग्जैक्टली मतलब क्या है और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्यों करना ज़रूरी है और इसको करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था। जैसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड का क्या रोल है, उसी तरीके करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का क्या प्रोसेस है, ट्रेड सेटलमेंट में नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, आज हमारी पूरी डिस्कशन इसी के ऊपर होगी कि क्या होता है नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट, इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। और कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर और भी हैं जिसके ऊपर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लिस्ट रहेगी कि जिसके ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। बाकी बोल बच्चन इसमें बहुत हैं, पूरा आपको नहीं जानना है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट है। इनके साथ क्या है कि ये तो अपना कंटेंट डालेंगे ही कि इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ो। ईजिएस्ट वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तारापुर कमेटी क्या है। तारापुर कमेटी बेसिक सा फैक्ट है, करंट अकाउंट की फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी के लिए थी कि क्या करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टेबल कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। अब ये है क्या, तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे कोई करेंसी है वो कितना ईजिली दूसरी करेंसी में, जैसे इंडियन करेंसी रुपया है, कितना ईजिली दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जा रही है। ये बेसिक सी कन्वर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब कन्वर्टेबिलिटी दो तरह की हो रही है, एक होती है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और दूसरी होती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब ये है क्या, आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी डिफिनेशन इसमें दी हुई है, इसको देख सकते हैं हम लोग कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। कि देखिएगा कि अगर मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक रुपी है उसको ईजिली दूसरी कंट्रीज में कितने ईजिएस्ट वे में एक्सेप्टेबल किया जा रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो हमारा रुपया होता है वो ईजिएस्ट वे में कहीं ना कहीं अगर लोग चाहें तो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल अकाउंट में पाए जाने वाली जितनी भी एसेट हैं क्या वो ईजिएस्ट वे में दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं। या जैसे मान लीजिए कि यूएसए की कुछ फाइनेंशियल एसेट है। अब फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आ सकता है, जैसे बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स आ सकते हैं, डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज आ सकती है। क्या ये बॉन्ड और सिक्योरिटीज इंडियन मार्केट में आके इजीली इंडियन डिनोमिनेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये चीज़ क्या होती है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कन्वर्ट होती है, क्या नाम है, करंट डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है या कोई फॉरेन करेंसी हमारी करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं, उसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% है, मतलब आप इजीएस्ट वे में कर सकते हो, बट कैपिटल जो है वो पार्शियल है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो पार्शियल है, मतलब पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं। और इसको फुल्ली कन्वर्टेबल बनाने के लिए ही तारापुर कमेटी आई थी। अब अगर ये हो जाएगा, क्यों किया जाए भाई, कन्वर्टेबिलिटी करने से मतलब क्या होता है। कन्वर्टेबिलिटी करने का मतलब होता है कि लोगों में उस करेंसी या उस कंट्री के बारे में थोड़ा सा फेथ डेवलप होगा और वो जो उस देश की जो करेंसी होगी उसका इंटरनेशनलाइजेशन होगा। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है
कि किसी भी करेंसी की एक्सेप्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड है या नहीं है। अगर किसी भी करेंसी की एक्सेप्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी या करेंसी। और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी के लिए करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दोनों का होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो 100% है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% नहीं है। इसी वजह से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी ईजिएस्ट वे में नहीं हो पा रहा है। इन्हीं के लिए तारापुर कमेटी बनाई गई थी जो कि अपना काम कर रही है। बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आता है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है, इसको करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया जा रहा है, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड के बारे में कल या परसों की वीडियो में मैंने मेंशन किया है, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे पता है कहाँ पर मैंने मसाला बॉन्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। तो मसाला बॉन्ड एक तरीका था जिसकी वजह से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी किया जा रहा था। दूसरा था करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड प्राइस के आधार पर हम लोग करेंसी को स्वैप कर सकते हैं। जैसे हमने एक सपोज दैट जैसे इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी है, उसने यूरो के बारे में, यूरो के साथ हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हुआ है। तो अब मान लो, अब हमने बोला कि 1 रुपया बराबर मतलब कि 1 यूरो बराबर मान लो कि 80 रुपये, मान लो अब कितना है, दिल पे मत लेना कि कितना है। तो 1 यूरो बराबर 80 रुपये, हमने बोल दिया कि भैया हम आपके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे और यही डिफाइंड एरिया पे करेंगे, इतने पे ही। तो जब हमें कभी भी ज़रूरत होगी तो हम 80 रुपये देंगे तो 1 हमें यूरो मिल जाएगा, 2 यूरो चाहिए होंगे तो 160 रुपये देंगे। अब मार्केट में कुछ भी चल रहा हो तो जनरली ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसमें हम अपनी करेंसी को देके दूसरी करेंसी को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म में होने वाले करेंसी के मिसमैच को मैनेज करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट टर्म करेंसी के मिसमैच को, करेंसी मिसमैच होने पर ही इसको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिगेस्ट डेवलपमेंट 2022 में हुआ था कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड का सेटलमेंट जो होगा वो स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट से हो जाएगा, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट से हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें लिख तो दिया कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए मसाला बॉन्ड का यूज़ किया जा रहा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का किया जा रहा है और वॉस्ट्रो अकाउंट का भी किया जा रहा है। अब ये मसाला बॉन्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब यही था कि करेंसी को हम लोग स्वैप करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी और प्री डिफाइंड प्राइस के ऊपर। अब उसके बाद आता है वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो पर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि जो फॉरेन में जब फॉरेक्स के जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज जो होता है उसमें सपोज कोई एक पर्सन यूएसए में है, उसने इंडिया में उसको कुछ रुपए भेजने हैं, तब उसको कैसे भेजना पड़ेगा। इस तरह के एक्सचेंज को करने के लिए आपको वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट को समझना पड़ेगा। वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट को समझना पड़ेगा कि ये कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बस इन्हीं के ऊपर ही डिस्कशन है। अब ये वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट होते क्या है, बस इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेट अ मिनट। ठीक है, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं इसको मैं बस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सपोज दैट, बहुत ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट कि पेन चेंज कर लूँ शायद कुछ। सपोज दैट ये है आपका यूएसए और ये है आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ओके, इंडिया। अब इंडिया का कोई एक बैंक ले लो, एसबीआई, कोई भी बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, है ना। और यूएसए का बैंक ले लो, जेपी मॉर्गन। भाई यहीं पे देखने पर थोड़ा सा है, जेपी मॉर्गन बैंक हमने ले लिया। अब होता क्या है कि अगर एसबीआई अपना एक अकाउंट जेपी मॉर्गन के साथ डॉलर में ही ओपन करती है, अगर एसबीआई अपना अकाउंट जेपी मॉर्गन के साथ डॉलर में ही एक अकाउंट ओपन करती है, तो जो एसबीआई होगा, एसबीआई ने ये जो अकाउंट जेपी मॉर्गन में खोला है, ये एसबीआई के लिए क्या अकाउंट हो जाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। एसबीआई के लिए ये जो अकाउंट उन्होंने जेपी मॉर्गन में खोला, जब हम एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब एसबीआई की तरफ खड़े होकर देखेंगे, तो ये एसबीआई का कौन सा अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट है। अब इसी को थोड़ा सा हम बदल दें। अब जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन के लिए फॉरेन
कंट्री कौन सी? इंडिया। तो फॉरेन कंट्री जो इंडिया है उसका एक बैंक जो कि SBI है, उसने यहाँ पर आकर JP मॉर्गन बैंक में जो अपना एक अकाउंट खोला है, तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे JP मॉर्गन के साइड से देखेंगे तो JP मॉर्गन के लिए यही अकाउंट क्या है? वॉस्त्रो अकाउंट है। क्या बोलते हैं इसको? वॉस्त्रो अकाउंट होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब कि जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाकर कोई उसी कंट्री की करेंसी में कोई अकाउंट खोलती है तो वो उस कंट्री के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, जैसा कि यहाँ पर SBI के लिए, और वही अकाउंट इस वाली करेंसी के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। अब ये वर्क कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि मैं हूँ जो कि USA में रहता हूँ और मैं USA से अपनी फैमिली को जो कि इंडिया में रहती है उसके पास से लगभग $1,00,000 भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या होगा, मेरा अकाउंट कहाँ है? JP मॉर्गन में। ठीक है, तो मैं अब JP मॉर्गन में, तो मेरा अकाउंट JP मॉर्गन में है और मेरी फैमिली का अकाउंट SBI में है। अब देखिए होगा क्या, SBI का जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वह कहाँ पर है? JP मॉर्गन में। तो मेरा अकाउंट भी JP मॉर्गन में, तो मैं JP मॉर्गन के पास आऊँगा और $1,00,000 JP मॉर्गन में जमा करवा दूंगा और मैं कह दूंगा कि भैया ऐसा है कि ये जो $1,00,000 है ये आप कहाँ भेज दो? SBI में, ये वाले अकाउंट में भेज दो। तो JP मॉर्गन देखेगा अच्छा SBI का क्या, अब देखो JP मॉर्गन क्या देखेगा? SBI देखेगा क्या SBI का वॉस्त्रो अकाउंट हमारे अंदर है? तो कहेगा हाँ है। तो वो $1,00,000 जो है, वो $1,00,000 जो SBI का ये वाला वॉस्त्रो अकाउंट है JP मॉर्गन की नज़र से, वो उसमें डालेगा। अब क्या होगा कि SBI के खाते में $1,00,000 यहाँ पर इंडिया में आ जाएगा वॉस्त्रो अकाउंट के जरिए। अब होगा क्या, अब SBI में ही मेरे पेरेंट्स का भी अकाउंट है, तो मेरे पेरेंट्स आएंगे भैया लाओ मेरे बच्चे ने पैसा यहाँ डाला है $1,00,000 वो हमें दे दो। तो होगा क्या, जो SBI होगी वो इनको क्या देगी? $1,00,000 देगी, क्योंकि $1,00,000 तो इन्हीं का ही है। तो कहेगी ठीक है सर, एक काम करते हैं, आप $1,00,000 ना लीजिए, बल्कि चूंकि इंडिया में डॉलर तो चलता नहीं है, हम एक काम करते हैं कि ये जो आपका $1,00,000 है, $1,00,000 हम आपसे खरीद लेते हैं और इसके इक्विवेलेंट हम आपको रुपए में पैसा कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो ये जो SBI होगा ये हमसे $1,00,000 जो मेरे हैं, मेरी फैमिली के, उससे खरीदेगा और इसके बदले में अब जितना भी $1,00,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 80 रुपए से, जितना भी होगा वो मेरे फैमिली को अकाउंट को दे देगा। अब होगा क्या, इसके जरिए से ये जो $1,00,000 है ये कहाँ आगे जमा हो जाएगा? इंडिया के फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स पे असर पड़ा। ठीक है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वो इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। बाकी ये नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में एक दो चीज खाली यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। वॉस्ट्रो का मतलब होता है कि योर्स, और नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर, कि हमारा अकाउंट। SBI कह रहा है कि मेरा अकाउंट, आर अकाउंट कहाँ पर ओपन है? JP मॉर्गन में। ये कह रहा है, JP मॉर्गन कह रहा है कि तुम्हारा अकाउंट SBI, तुम्हारा योर्स अकाउंट कहाँ पर ओपन है? मेरे क्या ओपन है। तो ये आप देख लीजिएगा, बेसिक्स है, बस ये एक, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और यही से सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अदर्स मेजर्स दिए हुए पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाली खास चीज़ें नहीं है जो इसमें डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अगेन इसकी वजह से इंटरनेशनलाइजेशन होने के फ़ायदे क्या होते हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खास बातें नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो उसके हिसाब से आप लोग चीज़ों को एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो क्या रहा है बात, न्यूज़ में क्यों है। इसकी 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। WTO के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये केवल एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से रिस्पेक्ट में काम करती है। ठीक है, और ट्रेड्स की रिस्पेक्ट में काम करती है। और WTO के एक छोटा टॉपिक नहीं है। अब WTO को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो WTO जब पढ़ने बैठोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा गैट, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा गैट्स, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा ट्रिप्स, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इसी तरीके से और भी कई सेगमेंट है जिसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। अभी हमारा फोकस क्या है कि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसके थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बेसिक फैक्ट जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, बाकी चीज़ें आप रखो ना रखो वो आपके ऊपर है, लेकिन इसको ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जो WTO है ये कोई भी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है।
स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके काम करती है, ये बात सही है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो WTO है इसका एक स्ट्रक्चर है, इसकी जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, और ये 2 साल में एक बार बनती है, 2 ईयर्स में एटलीस्ट, मतलब 2 साल में एक बार इसको मिल ही जाना चाहिए। अब जब ये 2 साल में एक बार मिल रही होगी, एटलीस्ट इससे पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 साल में एक बार इसके मैंडेट में 2 साल में एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। अब ये 2 साल में मान लो एक बार मिल रही है, तो बीच के समय में क्या होगा, तो बीच के समय में इसके काम करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट और भी संस्थाएं हैं जो कि WTO से संबंधित है, जिसकी पहली संस्था का नाम है जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल। दूसरी है द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, सेटलमेंट बॉडी, ये दूसरी बॉडी है। और तीसरी बात ये है द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नियरली 2 साल में एक बार मिलेगी, तो उस बीच के समय पे ये जो काउंसिल होती है रेगुलर बेसिस पे काम किया करती हैं। और इसमें से जो जनरल काउंसिल होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी, डे टू डे का बिजनेस करने के लिए जनरल काउंसिल है। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो डिस्प्यूट से रिलेटेड ये वाली बॉडी है, और अगर ट्रेड पॉलिसी के ऊपर कुछ बात आ रही है, जैसे मान लो कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक ट्रेड पॉलिसी तो है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इससे कोई संबंधित बात ही आएगी तो ये देख लेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बॉडी है वो कौन सी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, और इसकी जो 12वीं बैठक हुई थी वो अभी रिसेंट पास में हुई है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब मिनिस्ट्रियल बॉडी है, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आराम से पढ़ लेना। उसके बाद इसके अंदर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि आउटकम क्या हुआ है, मतलब कि इसके मेन आउटकम क्या हो। तो फिशरीज़ के ऊपर आउटकम हुआ, क्या हुआ कि कोई भी सब्सिडीज़ नहीं दी जाएगी अगर कोई भी फिशरीज़ जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या RFMO रीजनल फिशरीज़ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड हो रही है, तो उस पर कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब फिशरीज़ आ गई तो फिशरीज़ के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ जान लो कि भारत के रिस्पेक्ट में फिशरीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फिशेस का वो इंडिया ही है। ठीक है, ये बेसिक सा फैक्ट ध्यान में रखिएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फिशेस होती हैं वो 2 तरीके से पकड़ी जाती हैं, एक होती है ओशियनिक फिशेस, मरीन फिशेस, और दूसरी होती है इनलैंड वाली। अब हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया में ओशन वाली फिशेस ज़्यादा पकड़ी जाती हैं या इनलैंड वाली फिशेस ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। IP वेवर और कोविड वैक्सीन, भाई कितना याद रखोगे IP वेवर, कुछ नहीं याद रखने, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ना इसी तरीके से ऑन ई-कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं, कितना आप रखोगे, मेन चीज़ें ज़्यादा जानना ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर बातें चला करती हैं, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हो अपनी शुद्धानुसार आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम। अब देखो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम का मतलब ये समझ लो कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को बस ऐसे समझ लो कि गवर्नमेंट पहले तो प्रोड्यूस भी करवाती है सब्सिडी देके, फिर उसको प्रोक्योर भी करती है, उसकी स्टॉक पाइलिंग भी करती है, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ये पहला वाला वर्ड मैंने अपने पास लगा दिया है, फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि सरकार पहले अनाज को खरीदेगी, उसको स्टॉक पाइलिंग करेगी, मतलब उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रखेगी, स्टॉक करेगी, और जब ज़रूरत होगी तो जो नीडी वाली जगह होंगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस कुछ मैकेनिज्म को समझ में आ रहा है? इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या समझते हैं, MSP याद आ रहा है ना, MSP से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि ये जो स्टॉक होल्डिंग वाले जो प्रोग्राम होते हैं, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, गवर्नमेंट के जो स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम होते हैं, इसके ऊपर जो अलग अलग कंट्रीज है वो हमेशा बवाल ढाया करती हैं कि भैया ये चीज़ें हो रही हैं, तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग सब्सिडी दे रहे हो, और ये है एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, फलाना धमाका, बहुत सारी चीज़ें। तो WTO के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीस क्लॉज। क्या बोलते हैं? पीस क्लॉज। पीस क्लॉज का मतलब है कि एक डेजिग्नेटेड डेट के तक ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वाले जो मैकेनिज्म है, अगर ये डी मिनिमस लेवल को, डी
मिनिमस लेवल को ब्रीच भी कर रहे हैं। डी मिनिमस लेवल का मतलब क्या है, एक वो मिनिमम लेवल जहां तक सब्सिडी दी जा सकती है उसको ये ब्रीच भी कर रहे हैं, तब भी एक डेट तक अगर ये ब्रीच करें तब तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। अब इंडिया के लिए डी मिनिमस लेवल या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% है, डेवलप कंट्रीज के लिए 5% है, ठीक है। अब अगर 10% को कोई भी डेवलपिंग कंट्री इस पीस क्लॉज की डेट के रहते हुए क्रॉस करती है तो उसको ज़्यादा कंपेल नहीं किया जा सकता। अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने 2-3 बार इसको ब्रीच किया है, इसकी वजह से इंडिया कंसर्न में भी आ गया है। लेकिन अब हुआ क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट बना है जिसमें लगभग 10 मेंबर ग्रुप हैं, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, थाईलैंड ये सब शामिल हो रहे हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो इंडिया या इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं जो कि डी मिनिमस लेवल को ब्रीच कर रही हैं पीस क्लॉज के, उसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाए और इनकी सब्सिडीज को जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिए जाए। ध्यान रखिएगा, ये जो कंसल्टेशन ग्रुप बना है इसको इंडिया ने अपोज किया है, इसका इंडिया ने अपोज किया है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2013 में, उसमें इस तरह के किसी भी प्रोविजन के बारे में बात नहीं की गई थी और ये नया शगुफा है जिसको इंडिया ने अपोज किया है। इतना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। अगेन इंडिया ने इसको भी डिनाई किया। ये है क्या कि WTO का गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो एग्रीमेंट है ये अलाउ करता है WTO मेंबर को कि म्यूचुअली वो अपने मार्केट को खोल दे ताकि गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट खरीद सके, या गवर्नमेंट्स के लिए जो लोग इस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के तहत जो भी कंट्रीज होंगी वो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए मार्केट को अपनी खोल देंगी गवर्नमेंट्स के लिए कि भैया आओ खरीदो बेचो जो भी करना करो। इंडिया, ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। और ध्यान रखिएगा जो GPA है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये एक प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट है। प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका जैसे WTO है तो WTO के कुछ मेंबर जब इसके पार्ट होते हैं, WTO के कुछ मेंबर, सारे मेंबर नहीं, ये प्लूरी दैट इज इट इंक्लूड सम बट नॉट ऑल WTO मेंबर। WTO के कुछ मेंबर को ये इंक्लूड करता, ना कि सारे मेंबर्स को। तो इस तरह के एग्रीमेंट को प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या GPA का इंडिया पार्टिसिपेंट है या नहीं है। इंडिया ने अभी डिनाई किया। अरे भैया बबुआ देख लो, लिखा हुआ है कि इंडिया डिनाइड एनी प्लान्स टू ज्वाइन द WTO, यहीं पे लिखा हुआ है कि अभी उसने कोई प्लान, जब प्लान किया ही नहीं है तो मेंबर कहाँ से हो जाएगा। आंसर हमने नहीं दे दिया, फालतू बकबक कर रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है। गुड्स एंड ट्रेड बैरोमीटर महाबकवास चीज़ है, कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कि WTO का है, पता चल जाएगा, देख लेना, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। उसके बाद एमपेडा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, क्या है, 50 साल इसके हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमपेडा के 50 साल हुए हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारी बातें ये हैं कि मरीन की रिस्पेक्ट में इनको काम करना है, मरीन इकोनॉमी को बढ़ाना है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इट मीन्स कि एमपेडा जो है, एमपेडा कहाँ आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका मेन पर्पस क्या है कि मरीन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मतलब कि मरीन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड काम करना। और क्यों करना है, चूँकि इंडिया में इसका पोटेंशियल बहुत है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशेस पाया जाता है और 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक्सपोर्ट इन फिशरीज़ में, ठीक है। और इंडिया में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि इनलैंड फिशरीज ज़्यादा पाई जाती है या मरीन, ये आप लोग को बताना है। बाकी इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। FDI इन इंडिया, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, लेकिन जो अब आ गया और आज रियल में बहुत अच्छा ये फिगर दिया हुआ है इंडिया ने, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। FDI का मतलब क्या है, एक FDI होता है, एक ODI होता है। ODI अभी आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। FDI क्या है, ध्यान रखिएगा कि FDI का मतलब कि बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना। अब बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना तो 2 तरीके से आ सकता है, मतलब जब, ध्यान रखिएगा,
इंडिया में जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको हम लोग एफडीआई या एफपीआई बोलते हैं। एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफपीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके नहीं आता, लेकिन जो एफडीआई होता है वो टेक्नोलॉजी लेकर आता है। लेकिन एफडीआई के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है जब वो अनलिस्टेड कंपनी में हो, और एक होता है लिस्टेड कंपनी में हो। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, किसी भी स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड हो। अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो हम लोग उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम लोग अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ठीक, अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। अगर कोई कंपनी में एफडीआई आ रहा है तो स्टॉक मार्केट में अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो एफडीआई उसके लिए क्या होता है कि अगर वो 10% और 10% से ज़्यादा की स्टॉक होल्डिंग वहाँ पे लेगा, पेड अप इक्विटी का 10% या 10% से ज़्यादा के ले सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट वाली के लिए 10% और 10% से ज़्यादा वाली हो तो उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। अनलिस्टेड वाले में दो कंडीशन है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि इसमें कोई 10% की कंडीशन नहीं है, इसमें बस कंडीशन ये है कि उसमें गवर्नमेंट की या आरबीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई इन्वेस्टर है भारत में आके किसी भी कंपनी में चाहे वो यहाँ पर आके पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ऑटोमेटिक रूट में, अगर वो सेगमेंट डिफाइन नहीं है कहां पर, फेमा एक्ट के अंतर्गत। बोले कि फेमा एक्ट में डिफाइन है ना कि ये सेक्टर में एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में आ सकता है, ये सेक्टर जिसमें ऑटोमेटिक रूट में नहीं आ सकता है। तो जिसमें ऑटोमेटिक रूट में आ सकता है उसके अंतर्गत आरबीआई या गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, और जिसमें अप्रूवल लेना पड़ता है तो भाई अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। तो अनलिस्टेड में ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट के जरिए से आप आ सकते हैं। अब 9 ऐसे सेक्टर जो कि एफडीआई से प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ सबके साथ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन जानने मत बैठ जाना, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मुझे आई लव रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के बारे में ध्यान रखिएगा। रियल एस्टेट में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ फैक्ट और है जो आपकी बुक में मेंशन दिए हुए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ट्रेंड एनालिसिस कि अभी हो क्या रहा है कि जो ट्रेंड्स है वो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ एफडीआई, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है। दूसरी चीज़ है यहाँ से एफडीआई का आउटफ्लो बाहर बहुत हो रहा है, एफडीआई का आउटफ्लो बाहर बहुत हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि ये टैक्स हेवन कंट्रीज से ज़्यादा आ रहा है, लाइक मॉरिशस एंड द कैनमैन आइलैंड कंट्रीज अमंग द टॉप एफडीआई सोर्सेज हैं इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ें और कहाँ से आता है, मॉरिशस, कैनमैन आइलैंड, इन सब जगहों से ज़्यादातर आ रहा है। ट्रेंड दिया हुआ देख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि वो कौन सा ऐसे सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। ध्यान से देखिएगा 62%, यही कुछ 5 सेक्टर है, जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्विस सेक्टर में एफडीआई आता है, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। वो कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान रखिएगा। किन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा आता है, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई और यूएसए। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का जब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था तब बताया था कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ में ये भेजते हैं, और फिर यहाँ से कंट्री जब वाइट हो जाता है फिर इसको जाके उसी कंट्री में वापस भेज देते हैं। तो टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा ले जाओ, वहाँ पे टैक्स दे दो, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस फिर पैसा रिटर्न कर दो। तो ये एफडीआई के थ्रू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अब जो ये एफडीआई होता है किसके जरिए से इन्फ्लुएंस्ड होता है, पढ़ सकते हो। ईज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने की मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग सिर्फ। ठीक है, इसको आप पढ़ लिएगा, अच्छा टॉपिक, अच्छा पॉइंट है, इसको भी देख सकते हो और इसको भी देख सकते हो। एक्सप्लेन करने वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। बहुत अच्छा पोर्टल है, आज से 5 साल पहले बनाया गया था ये पोर्टल। अब जो FIFP पोर्टल है, FIFP जो पोर्टल है ये आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब देखिएगा। इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखिएगा, ये एक ऑनलाइन सिंगल पॉइंट प्लेट इंटरफेस है टू फैसिलिटेट एफडीआई इन इंडिया। मतलब ये आपको अगर एफडीआई से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है कि इंडिया में कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, सिर्फ आप यहाँ पे चले जाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पे चले जाओ, जो कि DPIIT इसको मैनेज कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। इट फैसिलिटेट सिंगल वीडियो क्लियरेंस ऑफ एप्लीकेशन विच आर थ्रू अप्रूवल रूट। मतलब कि अप्रूवल, जैसे मैंने बताया ना, एफडीआई जो होता है वो अप्रूवल रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है। तो अप्रूवल रूट के लिए अगर किसी को एफडीआई करना है तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म से ही हो जाता है।
इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रूल। अगेन ये रूल है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि क्या है क्या क्यों न्यूज़ में। LIC जो है हमारी, उसमें 20% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़ के द्वारा। कितने परसेंट का? 20% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है। अब फॉरेन इनफ्लो जो है, मतलब कि जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो पहले 20% था, अब LIC में भी हो गया है। अब ये सब चीज़ें किस रूल के तहत कंट्रोल की जाती हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 1999 के तहत की जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत हो रहा है। फेरा, इससे फेमा, इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इससे पहले क्या थी? फेरा था। फेरा को चेंज करके फेमा लगा दिया गया। फेरा जो था वो अक्रॉस द कंट्री नहीं था, बट जो फेमा है वो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है, पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। बहुत अच्छा भारत बनाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन अनकडाड, मतलब अनकडाड इसको बोलते हैं, इतना ध्यान को। इसकी एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो कि अनकडाड पब्लिश करता है। इंडिया ने इसमें एक पोजीशन की जंप मार के 7वीं पोजीशन पा ली है। सबसे ज़्यादा टॉपर कौन है? USA इसका टॉपर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है? USA में 367 बिलियन का FDI आता है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद हांगकॉन्ग है। भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। अनकडाड इंपॉर्टेंट है ये, और भी कई रिपोर्टें पब्लिश करता है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट एनुअल रिपोर्ट और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो लास्ट में एक मैगजीन आती है, उसको मैं बता दूंगा, कई इंस्टीट्यूशन करती हैं, जैसे शंकर IAS भी एक पब्लिश करता है, उसमें हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में मेंशन होता है। लाइक जैसे अब अनकटाड होगा तो ऐसे लिखा होगा अनकटाड, और इसकी रिपोर्ट दी होंगी, जैसे एक यही रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, है ना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसी तरीके ट्रेड, है ना, ये सब चीज़ें इसी तरीके से पब्लिश कर रहा होगा। इसे आप लोग चीज़ें देख लेना, उस मैगजीन को देख लेना, शंकर IAS की मैगजीन है, शंकर IAS इंडेक्सेस और इंडिसेस के बारे में मैगजीन आती है, उसको आप लोग देख लेना, बहुत हो जाएगा काम आपका। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लो भैया। एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स, इंडियन रुपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है। मैडम ने क्या बोला? एक्चुअली इंडियन रुपीज इज नॉट स्लाइडिंग बट द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, उसका बहुत मजाक बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग इस चीज़ों में नहीं फंसते हैं। हमारा मेन फोकस क्या है कि इस टॉपिक से क्या चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चीज़ें जान लें। आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हो रही है, कौन कौन से पॉइंट हैं एक बार मार्क कर देते हैं कि भैया ये एक्सचेंज रेट होता क्या है, दूसरा चीज़ क्या है, ये एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है ना, फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट क्या होती है जिसको हम लोग फॉरेक्स ही बोलते हैं। उसी के साथ साथ अभी हम लोग किस मैकेनिज्म में जी रहे हैं, तो क्या होता है, देखिए एक्सचेंज रेट जो होता है वो कई तरीके का होता है। सबसे पहला होता है फिक्स्ड, मतलब मैंने बोल दिया कि जो रुपया है, 1 रुपया बराबर $30 है, फिक्स कर दिया। अब ऊपर है नीचे है कुछ नहीं, $1 बराबर 30 मिलेगा। ये जो था, जो आपका इसको बदल कर 1993 में हम लोग, पहले हम लोग फिक्स पे ही थे, हम लोग इसके बाद कितने स्विच किए, फ्लोट पे, फ्लोटिंग के ऊपर स्विच कर दिया गया। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो फिक्स के ऊपर फोकस करता था, लेकिन 1993 पे हम लोग फ्लोटिंग वाले पर आ गए। अब फ्लोटिंग भी नहीं है, हम लोग मिक्स्ड हैं। कभी कभी क्या होता है कि जनरली फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि जो भी एक्सचेंज रेट होंगे वो मार्केट ड्रिवन होंगे, मतलब मार्केट में अगर उथल पुथल होगी तो इसमें भी कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी। तो फिक्स्ड से हम किस पे आए, फ्लोटिंग पे आए, और वो फ्लोटिंग क्या है, मार्केट बेस्ड होता है। RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली इसमें इंटरवीन नहीं करती है, लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन ज़रूरत पड़ती है तो RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन कर सकती है। इसी आधार पर हम लोग बोलते हैं कि अब हम लोग फिक्स्ड भी नहीं है, फ्लोटिंग भी नहीं है, बल्कि हम लोग मिक्स्ड वाले हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इसके साथ आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है इसमें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है रीर और नीर। एक बार इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगा। बाकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आप लोग को दिख रहा होगा, ये भी मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, और ये बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए जिसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पढ़ोगे, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगेन क्या वजह हो रही है रुपी की डिप्रिसिएशन, रुपी का डिप्रिसिएशन क्यों हो रहा है, ये देख सकते हैं कि रीजन इसके बारे में क्या है कि राइजिंग प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, भाई क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे क्या प्राइस डिक्लाइन कर रहे हैं। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटिंग हो रही है, यूएस डॉलर को बहुत मजबूत किया जा रहा है। उसी तरीके सस्टेनेबल कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैपिटल यहाँ से भाग के बाहर चला जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू गिर रही है, वैल्यू गिर रही है तो कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन हो रहा है। इन्फ्लेशन बहुत है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वाइडन कर रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये रीज़न है। और इसकी वजह से होने वाले इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल वाली नहीं है, आराम से पढ़ के समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आता है इंडियाज फॉरेक्स डायनेमिक्स। अगेन इंडियाज फॉरेक्स डायनेमिक्स की खास बात क्या है कि 2 ईयर के लो पर आ गया है, 2 ईयर के लो पर आ गया है। जब हम लोग 620 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गए थे, अभी हमारा 532.66 बिलियन डॉलर है, 2022 में था, अब और बढ़ गया होगा। और इसकी वजह से देखो ये टर्म है, इंपोर्ट कवरेज कितने महीने का बचा है, 8 से 9 मंथ का। अभी इंपोर्ट कवरेज क्या होता है, अब यही सब चीज़ें पूछी आती हैं, आप पढ़ने में सब चीज़ बिजी रहते हो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही भूल जाते हो। इंपोर्ट कवरेज का मतलब क्या है कि अगर सब कुछ बंद हो जाए तो हमारे पास कितना फॉरेक्स रखा हुआ है जिससे हमारी कंट्री सस्टेन कर ले जाएगी, उसको बोलते हैं इंपोर्ट कवरेज। अगर हमारे क्या सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ एकदम हालत ख़राब हो जाए और कितने दिनों तक हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके इंपोर्ट को सस्टेन कर पाएंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कवरेज बोल रहे होते हैं। और वो अभी कितने मंथ का बचा हुआ है, 8 से 9 मंथ का बचा हुआ। अच्छा कितना होना चाहिए, लगभग 1 साल का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, अब ये हो गया। अब इसमें कि वर्ड आ रहा है कि इंपोर्ट कवरेज हम लोगों ने समझ लिया, अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व का स्टेटस क्या है उसको समझ लिया। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हम लेके आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको हम लोग फॉरेक्स एक्सचेंज बोलते हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज में हमारे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब कि दूसरे देशों की करेंसी हमारे पास कितनी है। ध्यान रखिएगा, दूसरे देशों की करेंसी में सबसे ज़्यादा जो हमारा डिनोमिनेशन वाला है वो है डॉलर। तो हमारे टोटल फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट पाई जाती हैं। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड, गोल्ड भी है। तीसरे नंबर पे आता है SDR और चौथे नंबर पे आता है रिजर्व ट्रेंच एट IMF। ये 1% है, इसकी क्रोनोलॉजी भी आ सकती है, तो क्रोनोलॉजी भी ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया में फॉरेक्स एक्सचेंज को मैनेज कौन करता है, इंडिया में फॉरेक्स एक्सचेंज को मैनेज करता है RBI। और उसके लिए वो कौन कौन से लॉ को यूज़ करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी वो कहीं ना कहीं यूज़ करता है। अभी ये SDR क्या है इसके बारे में मैं अभी आगे आप लोग को बता रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। बाकी फॉरेक्स रिजर्व के फ़ायदे क्या होते हैं, अरे बहुत फ़ायदे हैं भैया, सारे फ़ायदे हैं इसमें लिखे हुए हैं, इसको एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना, बहुत बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब भैया फॉरेक्स रिजर्व गिर क्यों रहा है, फॉरेक्स रिजर्व गिर क्यों रहा है कि डिक्लाइन इन फॉरेन करेंसी एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिक्लाइन इन फॉरेन करेंसी एसेट मतलब क्या होता है कि देखो, अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट को इंडिया में हाई किया जा रहा है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा रहा है। अब इंटरेस्ट रेट को हाई करने के बाद क्या होगा, तो लोगों को ज़्यादा पैसा पेमेंट यहाँ पे करना पड़ रहा है, या इस तरीके से बोल दें कि रेपो रेट जब हाई किया जाए तो लोन लेना कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सपोज दैट इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 8% और एकदम से हो गया 10%, तो कोई कंपनी देखिए अरे यार 8% चला था, मुझे यहाँ पे 10% मिल रहा है, चल भाई यहाँ पे बेनिफिट हमें ज़्यादा है, तो वो दूसरी कंट्री से उठ के इंडिया में आ जाएगी। लेकिन इंडिया में यही जो इंटरेस्ट रेट जो बेनिफिट मिल रहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो एकदम से 4% कर दिया जाए, तो क्या करेंगे लोग, यहाँ से पैसा निकालेंगे और कहाँ भाग जाएंगे, कहीं दूसरी जगह भाग जाएंगे। जब दूसरी जगह भागेंगे तो जिस देश में भागे, जैसे US डॉलर यहाँ से भाग रहा, तो जो डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टेड था उसकी क्या होगी डिमांड, लोग उसको मांगने लगेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे रुपये की डिमांड क्या होगी, कम होने लगेगी। जब रुपये की डिमांड कम होने लगेगी तो रुपये की डिप्रिसिएशन होने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ के इन्वेस्टमेंट थे वो यहाँ से आउटफ्लो कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जा रहे हैं तो करेंसी तो लेके जाएंगे ना अपनी, रुपया थोड़ी ना लेके जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर तो रुपया चलता नहीं, वहाँ पे डॉलर चलता, पाउंड स्टर्लिंग चलता। तो वो लोग अपना करेंसी लेके जब यहाँ से जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन करेंसी एसेट में कमी आएगी, तो फॉरेन करेंसी एसेट में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स में कमी आ जाएगी। ओके,
बाकी और भी कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि आरबीआई का फॉरेक्स इंटरवेंशन बहुत हो रहा था, हाई कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, वीक ग्लोबल आउटलुक, मतलब वर्ल्ड में भी हालत ख़राब चल रहे हैं, देश से आउटफ्लो बहुत भागा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके पर्सनली मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बोला गया है कि गोल्ड की बाइंग जो हो रही है भाई, वो परचेजिंग रिकॉर्ड हाई है थर्ड क्वार्टर 2022 में। मतलब कि रिकॉर्ड परचेजिंग हो रही है। अब परचेजिंग कर कौन रहा है? ये कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, और इन्हीं सेंट्रल बैंक्स में जो आरबीआई है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाला बन गया है 2020 से 2022 के बीच में, क्वार्टर थर्ड के लिए। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्यों इतना गोल्ड की खरीदारी चली है, आप समझ लो, मंदी का माहौल है। क्यों होता है? क्योंकि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसमें अगर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा डिप्रिशिएट नहीं होगा। गोल्ड भाई हमेशा डिमांड में रहता है। इसी तरीके से बड़ी अनसर्टेनिटी, रुपये में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो रुपया ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन गोल्ड में डिमांड बहुत बढ़िया होती है, ये बहुत बढ़िया होता है। अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के ये परे है, इसकी वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ती है, और दूसरी चीज़ ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो इसका भी बहुत बेनिफिट होता है। ओके, अब इसका इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग गोल्ड को इम्पोर्ट बहुत करेंगे तो इससे हमारे करंट अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है। ये तो बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी रिपोर्ट क्या पब्लिश की है कि वर्ल्ड में अभी तक का रिकॉर्ड हाई गोल्ड की बाइंग की जा रही है। कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, और भी कई एंटिटी कर रही है, जिसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो खरीदारी कर रही है वो कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, भैया अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भैया देख लो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी IMFC में अपना एक बयान दिया है। क्या दिया भैया? कि IMF को अपना हायर रिसोर्सेस जो है इमर्जिंग और लो इकोनॉमीज को देने चाहिए। अब IMFC में IMF में IMFC आता है, तो IMF के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट देख लो। IMF क्या है? ये 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर बनाई गई थी। इसका रूल क्या है कि जो भी पर्सन इसका मेंबर होगा वही वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बन सकता है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो आपको पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। इंडिया इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और दोनों ही पूछी जा चुकी हैं, तो उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ और भी बोल बच्चन इसमें दिए हुए हैं IMF से संबंधित, IMFSC से संबंधित, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देख लीजिए क्या है कि IMFC है क्या। ये क्या का IMFC जो है ये एडवाइस एंड रिपोर्ट टू द IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर। IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर को ये एडवाइस और रिपोर्ट करती है। अभी मैं इसके बारे में बता, IMFC में 24 मेंबर हैं, ठीक है, इंडिया को इंक्लूड करके। उसके बाद ये इसकी कोई फॉर्मल डिस्कशन की पावर नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है IMF को अपने डिसीजन लेने के लिए। ये यूजुअली मतलब एक साल में 2 बार मिल रही होती है, और एक साल में 2 बार मिल रही होती है। और ध्यान रखिएगा, ये IMFC एक सेगमेंट है IMF का, दूसरा सेगमेंट होता है मिनिस्टीरियल कमेटी। बहुत ध्यान से देखना, मिनिस्टीरियल कमेटी और IMFC और डेवलपमेंट कमेटी, इन तीनों की राय से, इन तीनों की ही मदद से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है वो अपने डिसीजन लेता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है वो IMF के लिए डिसीजन लेता है। तो मेन बॉडी कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए किन किन बॉडीज़ का मदद देती है? IMFC से भी लेती है, मिनिस्ट्रियल कमेटी से भी लेती है, और डेवलपमेंट कमेटी से भी लेती है, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, आपको क्या करना है कि IMF के बारे में कुछ जांच पड़ताल और भी कर लेनी है। अब IMF से जुड़ा हुआ एक फैक्टर और जो कि मैं बताना चाहता हूं वो है आपका SDR, जो कि आगे की ही लाइन पे लिखा हुआ है। SDR क्या होता? बस SDR ये समझ लो कि इसको IMF ने लॉन्च किया है, 1969 में इसको लॉन्च किया था। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है, और जो SDR होता है हर एक कंट्री के फॉरेक्स का भी एक पार्ट होता,
है ना। इंडिया के भी 3rd नंबर का फॉरेक्स पार्ट। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक कंट्री है उसके पास SDR है, तो जब चाहे वो कंट्री IMF के किसी दूसरे मेंबर कंट्री के साथ अपने SDR को बेच के कोई हार्ड करेंसी को बाय कर सकता है, हार्ड करेंसी को बाय कर सकता है। सपोज दैट इंडिया के पास कुछ SDR है लेकिन इंडिया को कोई हार्ड करेंसी, अब हार्ड करेंसी क्या होती है, वो करेंसी जो कि मजबूत होती है, मतलब कि जिनके ऊपर ज़्यादा असर है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली करेंसी को हार्ड करेंसी बोलते हैं, जैसे डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, ये सब हार्ड करेंसी में। एक होता है हॉट करेंसी, और हॉट करेंसी क्या होता है, जो धपा धपा भाग जाती है। तो अगर किसी कंट्री के पास SDR है और उसे किसी हार्ड करेंसी की ज़रूरत है, तो जिस कंट्री के पास हार्ड करेंसी उसके पास जाए, उसे कहे भैया लो मेरे पास इतने SDR ले लो और इतने SDR के बदले तो हमें वाली हार्ड करेंसी दे दो, तो IMF वाला मेंबर उसको SDR के बदले हार्ड करेंसी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, हार्ड करेंसी की जो वैल्यू होती है वो इन 5 करेंसीज में डिनोमिनेटेड होती है, मतलब 5 करेंसी का बैलेंस लिया जाता है, US डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया जाता है, डॉलर को दिया जाता है, सबसे कम वेटेज पाउंड स्टर्लिंग को दिया जा रहा होता है। और हर एक कंट्री को जो SDR अलोकेट किया जाता है वो उसके कोटा के हिसाब से, जितना जिस कंट्री का कोटा होगा उसी के आधार पर उसको SDR जाता है। इट मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कोटा अगर सबसे ज़्यादा, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास SDR सबसे ज़्यादा होगा। इंडिया का कोटा जितना होगा इंडिया को उसी के आधार पर SDR पे मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के बारे में मैंने बताया था कि ये सब क्या नाम है, ब्रेटन वुड के ट्विंस बोले जाते हैं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई थी, उस समय 2 इंपॉर्टेंट एजेंसी निकल के आई थी, एक थी IMF और दूसरी कौन सी थी, हाँ दीदी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप था। ठीक है, अब जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप था, अब जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप नहीं रह गया, बल्कि उसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। IBRD, IFSC हो गया, इसी तरीके से मीगा, ICSID, ये है। इन पांच को मिलाने के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन रहा होता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया इन चारों का मेंबर है, सिर्फ ICSID का मेंबर नहीं है। और अगेन वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि बहुत ज़रूरी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट याद रखना आप लोग के लिए ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। इंडिया इसका मेंबर है, हाँ मेंबर है, 4 का मेंबर है, 1 का मेंबर नहीं है। और वो कौन सी संस्था है, ICSID। अपनी श्रद्धा अनुसार इसको भी पढ़ सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कोई करेंसी है, जैसे मान लो चाइना है, ये बहुत एक्टिव करता है। चाइना क्या काम करता है, जैसे वहाँ पे कोई फ़ोन मिल रहा है 100 रुपये का, तो उसके प्राइस क्या होता है, 100 रुपये का मिल रहा है, तो 100 रुपये का आके यहाँ भी भेजो। वो क्या काम करता है, यहाँ पे आके 10 ही रुपये का फ़ोन बेच रहा है, तो लोग क्या करेंगे, 100 रुपये वाले फ़ोन की जगह 10 रुपये खरीदने लगेंगे, तो सस्ता होता है। अपने यहाँ बेच रहा 100 रुपये का, यहाँ पर आके उसको उसने सस्ता कर दिया। इससे क्या होता है कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को क्रॉस करने की कोशिश करता है, चाहता है कि इसी का ही आधिपत्य हो जाए उस देश पे। तो यहाँ पे अपने यहाँ महंगा बेच रहा है, यहाँ पर आकर सस्ता बेच रहा है, और आके यहाँ पर डंप कर देता माल डंप कर देता है। अब इस डंपिंग के अगेंस्ट में क्या गवर्नमेंट के पास कुछ स्टेप हैं, हाँ स्टेप हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक ड्यूटी, और उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये लीगल है, एकदम लीगल है। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के आधार पर, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के आधार पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंटी डंपिंग के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले सकती है। अब कौन सी अथॉरिटी है जो इसके ऊपर एक्शन लेगी, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो एक विंग है, वो एंटी डंपिंग प्रोब के ऊपर अपने एक्शन लेती है। DGTR जो कहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर कहीं ना कहीं स्टेप ले रही होती है। बाकी इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट महाबकवास, आगे बढ़ो। रिपोर्ट आई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हो, किसने पब्लिश की है। हाँ, यहाँ पे एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग जानना जरूरी, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है और एक होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। ये देखो, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश कर रहा है और इसको IMD पब्लिश कर रहा है। यहाँ पे बस ध्यान रखना, बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट इस वजह से हो रहा है बिकॉज 6 पोजीशन का जंप मारा है, इस वजह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको वो देख सकते हो आप लोग। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आपको दर्द देगी वो यही है, इतनी पब्लिश करता है रिपोर्ट भाई, और यही से क्वेश्चन बनते भी हैं। 1971 में बनी, इंडिया इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये देखो जवाब ऐसी रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और एक नई अभी लॉन्च हुई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। ये याद रखना, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक।
ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि अभी पब्लिश हुई है, ये ध्यान में रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ ओरिजिन। अब कैरोतार इतना जानने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। सपोज दैट देखो, जैसे मान लो कि इंडिया का ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया जिसको बोलते हैं, और सबका प्यारा, सबका दुलारा, सबका खूबसूरत UAE है ना। अब क्योंकि बुर्ज खलीफा है भैया यहाँ पे, बहुत तगड़ा खूबसूरत बना दिया यार, मज़ा करता है। चलो चले यार। देखो अब इंडिया का इनके साथ FTA है। हाँ, FTA में होता है क्या है कि भैया कुछ चीज़ों के ऊपर हमने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, भाई तुम्हें कुछ उधार नहीं देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं देना है, ऐसा कुछ रिपोर्ट होती है। मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि UAE से इंडिया में जो सामान आएगा और इंडिया से जो UAE में सामान जाएगा उसमें टैक्स का कंसेशन बहुत मिलता है। अब मान लो कि UAE से अगर सामान आ रहा है तो इंडिया उसको टैक्स कंसेशन देगा, लेकिन मान लो कि कोई दूसरी कंट्री है जैसा कि चाइना। अब चाइना ने क्या काम किया कि चाइना ने अपना सामान जो है वो UAE भेजा और UAE ने वहां पर अपनी सील पैकिंग करके इनको भेज दिया। ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो ओरिजिनल पॉइंट कहाँ का है, ओरिजिन कहाँ का है, चाइना का, लेकिन भेज कौन रहा है सैम्पल लेकर के, UAE। तो ये गलत है। तो पॉइंट यही है कि FTA में जो RO है, रूल ऑफ ओरिजिन का गलत मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या कंडीशन है कि ये लगा दिया गया है कि अगर कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इंडिया में कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 35% जो ब्रीच है वो कहीं ना कहीं ROO होना चाहिए, है ना। बाकी सब चीज़ों के ऊपर देखा जाएगा, लेकिन जो 35% है वो कहीं ना कहीं इसी का ही होना है। तो आई थिंक कौन सा आप लोग समझ वाले देखो लिखा, फर्निश प्रूफ 35% वैल्यू एडिशन इन गुड्स। तो कहने का मतलब रूल ऑफ ओरिजिन एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये होता क्या है कि एक कंट्री जहाँ से हमारा FTA है वहाँ से जो सामान आ रहा है वो सामान वहीं का है या नहीं है, या कहीं दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे खाली लेबलिंग करके उसको दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ ओरिजिन। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि जिस कंट्री के साथ हो, अगेन कंट्री टू कंट्री ये वैल्यूज भी करता है ना। और हमारा कई कंट्री के साथ FTA भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। हमें ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट, अच्छा भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक बनाया 1981 में, है ना। और जाहिर सी बात एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इसने हुआ क्या है कि न्यूज़ पे क्या है, इट एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सोवरेन गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज ओवरसीज। मतलब कि बाहर के देशों में रहने वाली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये जो चारों नाम लिखे हुए, इनको इसने लाइन ऑफ क्रेडिट को दे तो रही थी लेकिन उसको इन्हांस कर दिया। अब इसमें होता क्या है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना कि जैसे मान लो कि इंडिया का जो एग्जिम बैंक है, इंडिया का एग्जिम बैंक है, उसने रिसेंटली क्या किया था, श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट या किसी भी कंट्री को जो प्रॉब्लम है उसको लाइन ऑफ क्रेडिट पे लोन दिया कि भैया तुम लोग हमसे 500 मिलियन डॉलर तुमसे लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हो। अब तुम हमसे ये उधार तो लोगे, लेकिन ये सॉफ्ट लोन है। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या है, इस पर जो इंटरेस्ट होगा बहुत मिनिमल होगा, लेकिन कंडीशन है तुम्हारे साथ। अब ये जो 500 मिलियन तुमने लिया है तो तुम काहे के लिए ले रहे हो, बिकॉज तुम्हारी क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे तेल नहीं है। तब क्या करो, जो तेल तुम खरीदोगे ना वो हम ही से खरीदो। मतलब हर तरफ से चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, अपना ही फायदा है। तो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एग्जिम बैंक एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हो क्या रहा है कि हम लोग लोन एक एंटिटी को देते हैं और एंटिटी जब लोन उस पैसों को लेती है तो उससे होने वाले बेनिफिट भी कहती है कि भैया जो तुम अपने प्रॉब्लम हो रही है वो तुम हमारी कंट्री से खरीद लो, उसमें भी तुम्हें हम कुछ बेनिफिट देंगे। तो एग्जिम बैंक का ये कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बाकी पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निर्यात पोर्टल। निर्यात पोर्टल क्या खास बात है, निर्यात नाम से लग रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में वन स्टॉप प्लेस है। ठीक है, वन स्टॉप प्लेस है। इसके अंदर हो क्या रहा है, ये एक निर्यात पोर्टल है जिसके अंदर एक ही जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे का प्लान क्या है कि इसमें किसी जो डिस्ट्रिक्ट से होने वाले एक्सपोर्ट है उस तो को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि आने वाले समय पे इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेंगे। बस निर्यात पोर्टल ध्यान में रखना है, काहे के लिए, फॉरेन ट्रेड के बारे में है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ओके, अब क्या है देखो, नेक्स्ट है इंडियन बिजनेस पोर्टल। इट इज़ एन ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड हब लॉन्च फॉर एक्सपोर्टर एंड द फॉरेन बोरोवर्स। मतलब कि एक्सपोर्टर और फॉरेन बायर्स के लिए एक
तरीके का ये पोर्टल है जिसको हम लोग इंडियन बिजनेस पोर्टल बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस टू एम्पावर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सपोर्टर आर्टिजन द फार्मर टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट। मतलब क्या है कि इंडिया में बहुत सारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं और इसी तरीके से छोटे छोटे बिजनेस हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने सामान को वो ग्लोबली सेल आउट करें। तो उसका क्या काम है, IBP पे आओ और अपनी चीज़ों को डालो और उसको बेच दो। इसको बनाया किसने, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको इंडियन बिजनेस पोर्टल बोल रहे हैं। इस बिजनेस पोर्टल के ऊपर क्या है कि एक्सपोर्टर और जो फॉरेन बायर हैं वो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपोर्टर है तो अपना जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे मेंशन करो, फिर वो बायर जो होगा वो उसको वहाँ से आके खरीद सकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है, RBI रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। बकवास है, खाली पढ़ सकते हो, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिवर्स करेंसी वॉर। रिवर्स करेंसी वॉर का मतलब क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हुआ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उसको हाई कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट से जो डॉलर है वो सकाउट होके कहाँ जा रहा है, फेड में। तो यूएस फेड में जब जा रहा है तो यूएस फेड में जाने के बाद डॉलर की मार्केट में क्या होगी, कमी। जब मार्केट में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फुद्दू हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जब दूसरी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो इससे दूसरी करेंसी जो है उनको फ़ायदा भी होगा क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन एक नुकसान होगा, इम्पोर्ट भी बढ़े, इम्पोर्ट जो है कॉस्टली हो जाएगा। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे समय नहीं है, इतना जानो कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। चाइना ये तो करती है, अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर देती है और इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो इसमें होता क्या है कि ये ज़्यादा ना हो जाए कि जो यूएस की जो फेड ने जो स्टेप लिए हैं उसकी वजह से कहीं हमारी रुपये एकदम फुद्दू ना हो जाए, एकदम गिरती ना चली जाए। तो जो यहाँ की जो लोकल मतलब की जो गवर्नमेंट होती है, लाइक चाइना की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, तो ये अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेती हैं करेंसी की वैल्यू को मैनेज करने के लिए। जब कुछ स्टेप लेती हैं, क्यों ले रही है, बिकॉज डॉलर की टाइटनिंग की वजह से, रेट हाई होने की वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो इनकी वैल्यू कम हो रही है। ये इतनी ना गिर जाए कि बुद्धि हो जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए जब कंट्रीज अपनी तरफ से स्टेप लेती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स करेंसी वॉर। तुमने लिया, अब तुम्हारे अगेंस्ट में हम ये काम कर रहे हैं करेंसी को मैनेज करने के लिए। आगे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा FDI। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं, FDI का मतलब क्या, बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया से भी तो पैसा बाहर जाता है, बाहर हम लोग भी तो FDI करते हैं। तो जो FDI हो, तो जब यहाँ से बाहर पैसा जाके इन्वेस्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम लोग जब बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम लोग ODI बोल रहे होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है, पढ़ लेना बस में। ये क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। उसके बारे में कुछ न्यूज़ हुई है कि $6 बिलियन का ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ये स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें IFSC के बारे में दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो एक बात पर्सनली बोल दें, इन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आपको रीड करवाना, रीड तो आप खुद भी कर भी लिए होगे। बस इसमें जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्डअप है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ों को आपको बताया जाता है। और इसमें ज़्यादा बोल बच्चा नहीं करना है, बिकॉज पढ़ तो आप खुद भी रहे हो। जहाँ पर क्रक्स है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जिसका आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंसी है, बस उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई नीड हो, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आप लोग की सारी डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही एक जूम मीटिंग रख लूँ ताकि इकोनॉमिक के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम लोग मैनेज कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।